Hello friends, welcome to Abhipedia. My name is Manish, and in this video we are going to continue with the series in which we are discussing the MCQs related to public administration and development. So this is for your ESIC Deputy Director exam, the Employee State Insurance Corporation Deputy Director exam, in which public administration and development is mentioned as a specific area. So we are discussing these multiple choice questions in this series. In case you haven't watched the first two videos, do go and check them out on this channel. Let us see some important MCQs. And now we know that financial administration is an important part of public administration as such. So we are going to have 10 MCQs on financial administration specifically. Starting with the first one, the term performance budget was coined by. Who coined, or which organization or which association coined the term performance budget? A. Administrative Reforms Commission of India. B. Second Hoover Commission of USA. C. Estimates Committee of India. Or D. First Hoover Commission of USA. So performance budget एक term थी जो पहली बार दी गई थी. Performance budget simply means that your budget will be allocated to you on the basis of the performance that you show. तो परफॉर्मेंस बजट एक नया कॉन्सेप्ट था. ये पहली बार इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया था? द आंसर इज डी, द फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए. द फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए इंट्रोड्यूस्ड द टर्म परफॉर्मेंस बजटिंग, और ये इतनी फेमस हो गई दैट इट इज यूज नाउ इन एवरी बजट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सेकेंड एमसीक्यू, ड्यूरिंग पासिंग ऑफ बजट इन द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में बजट पास होता है तो गिलोटीन अप्लाई किया जाता है. व्हाट इज अ गिलोटीन? Guillotine is applied to those demands which are A. discussed and approved, B. discussed but not approved, C. discussed and reduced, और D. not discussed for want of time. बेसिकली गिलोटीन जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक टर्म ली गई है. गिलोटीन जो है इट वाज अ मशीन जिसमें इंसान का सर रख दिया जाता था और ऊपर से आके एक ब्लेड गिरता था जिससे उसकी गर्दन कट जाती थी. सो इट वाज अ वे टू एग्जीक्यूट समवन, राइट. तो आपने देखा होगा ऐसे गर्दन जो है वो आगे रख दी जाती थी और ऊपर से आके एक ब्लेड गिरता था एंड द हेड यूज्ड टू बी कट इनटू टू पीसेस. तो इसे उस मशीन को कहते थे गिलोटीन. सो गिलोटीन का मतलब है कि आप सब कुछ इकट्ठा करो विदाउट डिस्कशन, यू जस्ट कट इट शॉर्ट. कि किसी चीज़ पे डिस्कशन बहुत लंबी चल रही है या टाइम नहीं बचा है तो आप उसको डिस्कस ही नहीं करते हो टाइम कम होने की वजह से और उसको वहीं ख़त्म कर देते हो. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट गिलोटीन इज़ यूज्ड इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये उन डिमांड्स के लिए यूज़ किया जाता है जो अभी डिस्कस नहीं की जा सकी हैं ड्यू टू वांट ऑफ टाइम. सो दैट इज कॉल्ड अ गिलोटीन. सो नॉट डिस्कस्ड फॉर वांट ऑफ टाइम. सभी की सभी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो हैं वो डिस्कस नहीं हो पाती हैं बजट में, तो जो रह जाती हैं दे आर, उनके लिए गिलोटीन मोशन मूव किया जाता है और उन्हें बिना डिस्कस किए ही पास कर दिया जाता है. सो दैट इज अ गिलोटीन मोशन, नॉट डिस्कस्ड फॉर वांट ऑफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 3, ऑडिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट is what? Is it a state subject, a union subject, in the concurrent list or none of these? देखिए ऑडिट होता है कि बजट की एक एक प्रोविजन को एनालाइज किया जाता है कि क्या वो ठीक है या गलत है, बोथ ऑन द रेवेन्यू साइड एज वेल एज ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू करना है, जो ऑडिट करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती उसको. कोई अपना ही ऑडिट कैसे कर सकता है? हाउ कैन अ पर्सन बी अ जज इन हिज ओन कॉज? दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट गवर्नमेंट खुद ही बजट बना रही है, खुद ही उसे ऑडिट कर रही है. दैट वे देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द बजट. कोई भी कमी नहीं निकलेगी क्योंकि वो खुद ही उसको ऑडिट करने वाले हैं. सो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी देयर. ऑल्सो कंकरेंट लिस्ट में भी ये नहीं हो सकता बिकॉज कंकरेंट लिस्ट में अगेन बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन ज्यूरिस्डिक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता. नन ऑफ दीज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी ना किसी की ज्यूरिस्डिक्शन में तो वो आएगा. अगर नन ऑफ दीज कर देंगे तो इसके अलावा तो कोई और लिस्ट ही नहीं है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में. सो ऑफ कोर्स द ऑडिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज अ यूनियन सब्जेक्ट. यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ऑडिट करती है स्टेट के अकाउंट्स को. इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर वॉज द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लोकसभा? जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमिटी जो कि बजट की अलग अलग प्रोविजंस को स्क्रूटिनाइज करती है. बेसिकली देयर आर 3 कमिटीज़, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड द एस्टिमेट्स कमिटी. ये तीनों कमिटीज़ बजट को अच्छे से एनालाइज करके फाइनेंशियल
सर्वेलेंस जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर रखती है। तो उसमें जो कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, as the name itself is apparent, it is tasked with auditing the revenue and expenditure of public undertakings, like all the public sector undertakings like LIC, GAIL, SAIL, all these PSUs, इन सब के बजट्स को ऑडिट करना कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का काम है। तो इसे कब एस्टैब्लिश किया गया था? सो इट्स अ हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन, बट यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो इसका आंसर है D, 1964. 1964 was the year when Committee on Public Undertakings was established. Question number 5. The number of demands in the general budget for civil expenditure is. Now this is a highly technical question. You may think that this is too far, we are going too much into facts, but UPSC is known for asking one or two such questions which are highly factual in nature. And since this exam is a specialized exam, it's not a general exam, it's a specialized exam, so in some fields of knowledge you are expected to have a little bit more depth. So in that context आपको पूछा जा रहा है कि जनरल बजट जो होता है सिविल एक्सपेंडिचर वाली साइड में, उसमें कितनी नंबर ऑफ डिमांड्स होती हैं? द आंसर इज A, 103. टोटल 103 जो है डिमांड्स होती हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इफ़ यू ज्वाइन आवर फुल कोर्स वी विल बी टीचिंग ऑल ऑफ दिस. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. क्वेश्चन नंबर 6. What is the rule of lapse? Rule of lapse एक बहुत ही prominent principle है बजटिंग का. तो इसका मतलब क्या होता है? A, all appropriations voted by the legislature expire at the end of the financial year. B, all pending bills in parliament lapse with its prorogation. C, the demand for grants of a ministry lapse with criticism of its policy by the opposition. Or D, the appropriation bill lapses if it is not returned by the Rajya Sabha within 14 days. देखिए जो D ऑप्शन है, the appropriation bill lapses if it is not returned by the Rajya Sabha within 14 days, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता है. Appropriation bill और finance bill दोनों ही they are the prerogative of the Lok Sabha. Rajya Sabha has no power with respect to these, so this is not correct. ये वैसे ही स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर तो ये नहीं है, ये वैसे भी स्टेटमेंट गलत है. Then the demand for grants for ministry lapse with criticism of its policy by the opposition. ऐसा कभी नहीं होता है. कभी भी किसी मिनिस्ट्री को अगर ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर दे तो ऐसा नहीं है कि वो बिल लैप्स हो जाएगा. अगर वो पर्टिकुलर प्रोविजन लैप्स करनी है तो उसके लिए वोटिंग करनी पड़ती है. तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसका आंसर नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है. नेक्स्ट, ऑल पेंडिंग बिल्स इन पार्लियामेंट लैप्स विद इट्स प्रोरोगेशन. ये भी स्टेटमेंट वैसे एक्चुअली गलत है. हर बिल के लैप्स होने का अलग अलग जो है वो टाइमलाइन होती है. कुछ बिल नहीं भी लैप्स होते हैं पार्लियामेंट प्रोरोगेट होने से. सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. इसका मतलब ये है कि एक साल के लिए अगर कोई भी खर्चा अप्रूव किया गया है, अगर वो उस साल के अंदर अंदर खर्च नहीं किया जाता है तो एंड में वो लैप्स हो जाता है. दैट इज रूल ऑफ लैप्स. सो ऑल अप्रोप्रिएशंस वोटेड बाय द लेजिस्लेचर एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक साल के लिए 10 लाख रुपए अप्रूव किए गए हैं और उसने 31 मार्च तक 9 लाख रुपए खर्च कर लिए हैं, तो जो बाकी 1 लाख रुपए हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, they will lapse on 31st of March. That is known as the rule of lapse. So it is only till then that that department or that particular organization has the time to spend that amount. इसलिए उसके बाद वो lapse हो जाता है, carry forward नहीं होता. Question number 7. The C&AG or the Controller and Auditor General of India does not audit the receipts and expenditure of what? इनमें से क्या है जिनके अकाउंट्स C&AG भी ऑडिट नहीं कर सकता, विच इज द हाईएस्ट ऑडिटर ऑफ इंडिया? A, म्यूनिसिपल अंडरटेकिंग्स, B, स्टेट गवर्नमेंट्स, C, गवर्नमेंट कंपनीज और D, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, दिस इज कॉमन नॉलेज दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट and the state government. So both these are straight away out of the equation. Then government companies are also audited by C&AG. There are only 3 things that are audited by C&AG: the central government accounts, the state government accounts and the government companies, that is PSU accounts. लेकिन जो लोकल बॉडीज होती हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हों, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हों, बोथ द इंस्टीट्यूशंस दैट हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द 73rd or 74th amendment, their accounts are not audited by the Controller and Auditor General of India. Their accounts are audited by the state government.
So at the state level, there is an audit department that audits the accounts of the local bodies, because local bodies are very, very large in number, right? There are more than 2.5 lakh panchayats in India, and the C and AG cannot presumably, audit each and every panchayat's account. तो इसको डिसेंट्रलाइज किया गया है, उसे स्टेट लेवल पे ऑडिटिंग का राइट दिया गया है. सो म्युनिसिपल अंडरटेकिंग्स आर ऑडिटेड बाय द स्टेट लेवल auditor and not by the C and AG of India. Question number 8. The role of Finance Commission in central state fiscal relations has been undermined. Finance Commission जो है उसका रोल होता है सेंटर स्टेट के बीच में टैक्स की एलोकेशन को रिकमेंड करना. उसके रोल को किसने अंडरमाइन किया है? A. स्टेट गवर्नमेंट्स, B. जोनल काउंसिल्स, C. प्लानिंग कमीशन और D. इलेक्शन कमीशन. इनमें से कौन है जिसने फाइनेंस कमीशन के रोल को अंडरमाइन किया था? सी, स्टेट गवर्नमेंट्स तो कैसे ही कर सकती हैं, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. इलेक्शन कमीशन आल्सो कैन नॉट डू सो. तो कौन है जिसने फाइनेंस कमीशन, बेसिकली फाइनेंस कमीशन गिव्स रिकमेंडेशन टू द सेंटर कि सेंट्रल पूल में से स्टेट्स को कितने % शेयर जो है वो दिया जाए. लेकिन जब से प्लानिंग कमीशन आई है, प्लानिंग कमीशन हैज डाइल्यूटेड द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, बिकॉज प्लानिंग कमीशन अपनी ही रिकमेंडेशन दे देती है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आपको स्टेट्स को इतना और दे देना चाहिए. दिस इज बेसिकली अ डाइल्यूशन ऑफ द पावर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन. सो सी, प्लानिंग कमीशन इज योर आंसर. हालांकि अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती है और काफ़ी हद तक जो इसकी सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, उसमें ऐसे चेंजेस करने की कोशिश की गई है जिससे कि वो फाइनेंस कमीशन को अंडरमाइन ना करे. बट प्लानिंग कमीशन इससे पहले जो फाइनेंस कमीशन है उसके फंक्शंस को अंडरमाइन करती थी. सो फाइनेंस कमीशन वाज नॉट द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो डिविजिबिलिटी ऑफ टैक्स रिकमेंड करती थी. प्लानिंग कमीशन भी उसके ऊपर कुछ और ऐड ऑन कर देती थी, दैन दैट यूज्ड टू मेक फाइनेंस कमीशन इनइफेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 9. द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट इन विच ईयर? देखिए, इनिशियली रेलवे बजट और सेपरेट जो जनरल बजट है वो एक साथ होते थे, सिंगल बजट होते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर साल में उसे अलग कर दिया गया. उसके बाद उसे दोबारा से मर्ज कर दिया गया, राइट? सो दोबारा जो मर्ज किया गया है दैट इज इन 2017. लेकिन उससे पहले उसे सेपरेट कब किया गया था? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. 1920, 21, 22 और 23. अगेन हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन and the answer is 1921. In 1921 there was a commission appointed by द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्होंने रिकमेंड किया कि रेलवेज का बजट अलग होना चाहिए. सो रेलवेज बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट. बट इन 2017 द गवर्नमेंट रीजॉइंड द बजट बिकॉज रेलवेज का बजट अब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि उसके लिए अलग से बजट बनाना पड़े. सो इट वॉज मर्ज्ड इनटू द जनरल बजट itself. So 1921 is your answer. And finally the last question. The chairman of Public Accounts Committee of the Parliament is appointed by. So I told you there are 3 important committees in Parliament for the purpose of financial, you can say, monitoring of the government. One is Public Accounts Committee, one is Committee on Public Undertakings, and one is Estimates Committee. So उसमें से जो Public Accounts Committee है, this is considered the most important one. So who appoints the chairman of the Public Accounts Committee? A. Speaker of Lok Sabha, B. Prime Minister of India, C. President of India, or D. Chairman of Rajya Sabha. So your correct answer here is A. Speaker of Lok Sabha. Lok Sabha Speaker is the one that gets to appoint the chairman of PAC. And very interestingly, the chairman of Public Accounts Committee is generally a member of the opposition. The opposition, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर ही इसका मेंबर या चेयरपर्सन बना दिया जाता है. दैट वुड डिफीट द पर्पस. द पर्पस इज टू स्क्रूटिनाइज द बजट ऑफ द गवर्नमेंट. द पर्पस इज टू scrutinize each and every provision of the revenue and expenditure of the government. So always a member of the opposition is the chairperson of Public Accounts Committee and the tenure is for 1 year. हर एक साल बाद PAC का chairman जो है वो बदला जाता है and is appointed by the Speaker of Lok Sabha. Right? So these were some important MCQs for public administration and development. If you liked the video, please hit the bell icon and subscribe to the channel so that you get the notifications of all these videos as and when we post them. Thank you so much and take care.